पारुल एक बहुत ही लंबी लड़की थी। उसकी लंबाई के कारण उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। क्या जरूरत थी लड़की को कराटे सिखाने की? कसरत कर कर के इतनी लंबी हो गई है कि कोई भी लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होगा। अरे तो ना करे ना। वैसे भी कोई भी लड़का अपने बराबर की लड़की के साथ शादी क्यों करेगा? सबको तो अपने से कम बीवी चाहिए, चाहे वो लंबाई हो या कमाई। वो दिन भी आ ही जाता जब फौज में काम करने वाले कमलेश को पारुल पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। मैं तो बड़ा लकी निकला जो मुझे तुम्हारी जैसी लंबी बीवी मिली, वरना मेरे साथ के लोगों की बीवियां तो ऐसी है कि पारुल का ससुराल में पहला ही दिन होता है कि अरे वो जरा ऊपर से बाल्टी निकाल देना बहू। पारुल हाथ लंबा करके बाल्टी निकाल देती है। अरे भाभी जरा ये पर्दा लगा दो। पारुल जरा जाला निकाल कर पंखा साफ कर दो। अब तो पारुल को लगने लगा कि उसकी लंबाई का फायदा उसके घर वाले छोटे छोटे काम के लिए करने लगे हैं कि तभी पड़ोस की रजनी बहन आ जाती है। अरे मधु बहन, जरा अपनी बहू को बोल दो कि मेरे साथ मेरे घर चल चले। वो बच्चा मेरा छत के ऊपर चढ़ गया है और सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही है। जरा हाथ लंबा करके उसे नीचे ले आए। पारुल अब आस पड़ोस के घर भी जाने लगी। एक दिन वो किसी की मदद करके घर वापस आई कि उसके कान में सास की आवाज आती है। बहू ना हुई सीढ़ी हो गई। लोग मांगकर ऐसे ले जाते हैं कि हम लोगों ने कोई अजूबा पाला हो। भैया खुद तो चले गए फौज की नौकरी में, घर में छोड़ गए। पता है माँ कितना बुरा लगता है इनके साथ बाजार जाना। मैं तो कोई ना कोई बहाना बना लेती हूँ। बाहर खड़ी पारुल को ये बात सुनकर काफी दुख होता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को किचन में चाय बना रही होती है कि ड्राइंग रूम से उसे अपनी बुआ सास की आवाज आती है। अरे मधु, मेरे बेटे की शादी है, जरूर आना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो जरा पारुल बहू को ना लाना, बड़ा मजाक बन जाएगा, अच्छा थोड़ी लगता है। अब आपसे क्या छुपाना दीदी, हम लोग भी परेशान हैं। आसपास मोहल्ले वाले बात बनाते हैं, कोई सीढ़ी कहता है तो कोई ऊंट। अब क्या कर सकते हैं, बेटे को जो पसंद आ गई थी करनी पड़ी शादी। पारुल कमरे में जाकर रोने लगती है कि उसके सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है। ये क्या लिखा है? अगर आपकी लंबाई इतनी है और आपका वजन इतना है तो कल का सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हमें इस नंबर पर अपनी फोटो भेजें। पारुल तुरंत अपनी फोटो खींचकर उस नंबर पर भेज देती है और अगले ही रोज वहाँ से उन लोगों का कॉल भी आ जाता है। माँ जी, मैं जरा काम से जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। चुप रह, कुछ भी ना बोल। ठीक है बेटा, तू जा। अब पारुल रोज जाती और शाम को लौटती। पारुल के चेहरे, पर्सनालिटी और बोलने चलने का अंदाज भी बदल रहा था। फिर एक दिन पारुल का पति घर आ जाता है। अरे बेटा, अचानक क्या बात है, छुट्टी मिल गई? कैसे नहीं मिलती माँ, जिसकी बीवी मिसेस इंडिया बनने जा रही हो, उल्टा सबने मुझसे कहा कि मैं पारुल का ऑटोग्राफ लेकर आऊं। क्या क्या मतलब भैया, हम लोग समझे नहीं। माँ, पारुल रोज कहीं जाती थी, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की वो कहाँ जा रही है। अरे तो घर पर रहकर भी क्या करती है? वैसे भी उनकी लंबाई का आसपास के लोग इतना मजाक उड़ाते हैं कि हम लोगों को तो उन्हें घर में ही रखने में शर्म आती थी। तुम लोग क्या करते हो? ग्रेजुएशन में 4 बार फेल हो चुकी है तू, तुझे शर्म नहीं आती? जब हर साल हम लोगों को यही बोलते हैं कि तू अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रही है। चुप कर बेटा, बीवी के लिए बहन का मजाक बना रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती माँ, मैं फौज में देश की सेवा कर रहा हूँ और यहाँ देश के लोग मेरे ही परिवार का मजाक बना रहे हैं। सिर्फ तेरी बीवी का क्या जरूरत थी इतनी लंबी लड़की को घर लाने की? ये तो आप लोगों को आज शाम को ही पता चलेगा। अब क्या था, शाम को एक शानदार फंक्शन में पारुल के सर पर मिसेस इंडिया का ताज सज जाता है। अगले दिन सभी न्यूज़पेपर और टीवी में पारुल के इंटरव्यू छप जाते हैं और घर पर भी कुछ मीडिया वाले आते हैं। ए नौकरानी, जाओ पारुल मैम को बुला लाओ, बोलो स्टार टीवी वाले आए हैं। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो। तभी वहाँ पारुल भी आ जाती है
पारुल ननद के कंधे पर हाथ रखकर मीडिया वालों को कहती है, भले ही ये देखने में इतनी सुंदर सावरी नहीं है, लेकिन ये मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन है। स्टार वाले ननद से माफी मांगते हैं और पारुल का इंटरव्यू करके चले जाते हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका मजाक बनाया और आपके साथ चलने में शर्म आती है ये कहा। हम हमारे परिवार के साथ नहीं खड़े होंगे तो दुनिया तो मजाक बनाएगी ही ना। और कोई जैसा भी है, अगर वो आपका अपना है, आपके जीवन में खुशियां लेकर आता है, तो उससे ज्यादा प्यारा हमें कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम, ये बोलकर पारुल ननद को गले लगा लेती है। गांव की नीति की शादी शहर में अंश से होती है। वो दिखने में बहुत सुंदर, पढ़ा लिखा और स्मार्ट था। वो नीति को हमेशा समझाता कि वो शहर की लड़कियों के हिसाब से रहे, वरना वो उसे छोड़ देगा। लेकिन नीति का जीवन अपने ही तरीके से चल रहा था। नीति, तैयार हो जाओ, हम लोगों को बाजार जाना है। क्या माँ, तैयार ही नहीं है वो? नीली सलवार में पीली कमीज पर हरा दुपट्टा, पता नहीं कैसे कैसे ड्रेसिंग सेंस होता है लोगों का। लोग नहीं है वो, बीवी है तेरी। पसंद थी तुझे तभी शादी की। और कमी ही क्या है, अच्छा बनाती है, अच्छा पकाती है। हाँ माँ, पकाती तो अच्छा है। दरअसल अंश हमेशा अपनी गांव की बीवी का मजाक बनाता। नीति पैसे वाली थी। उसके पिता ने नीति और अंश को शहर में रहने को घर दिलाया था, जिसके कारण ही अंश ने नीति से शादी की थी। लेकिन अब उसे गांव की लड़की पसंद नहीं आ रही थी। अरे यार, घर तो मैं बाद में भी बना लेता, लालच करके ही फंस गया। नीति समझ जाती कि उसके पति का उसके साथ मन नहीं लग रहा है। देखिए जी, बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पागल है, समझे। और जो ये कपड़ा कपड़ा किए जाते हैं ना, सब जानते हैं हम कि क्या पहनना है और क्या नहीं। और जो नहीं पसंद आ रहे हैं ना, तो छोड़ दो। कल ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और पकड़ लो किराए के घर का रास्ता, समझे। अरे ओ बहुरिया, पगला गई हो क्या? मजाक कर रहा है अंश। वो क्या है ना, जरा तड़कती भड़कती लड़कियां पसंद करता है वो बचपन से ही। अरे क्यों नहीं बोलते हो अंश के बापू? हाँ हाँ बिटिया, वो तो कईयों बार अपनी माँ से बोलता था कि जाओ, वो क्या कहते हैं, हाफ पेंटवा पहन कर आओ। हाँ नीति के सास ससुर समझते थे कि अगर उसने उन लोगों को पिता के दिए घर से निकाल दिया तो उन लोगों के पास शहर में रहने के लिए कोई छत नहीं रह जाएगी। वो समझ नहीं पाते हैं। देखो अंश बेटा, बता दे रहे हैं, अब हो गई है हमको शहर की आदत, समझे? क्या समझे कि नहीं समझे? तो साफ साफ बताए देते हैं, हम तो ना जाएंगे गांव तुम्हारी दादी के पास। जो मर्जी करना है करो, हम तो ना रहेंगे इस गंवार औरत के साथ, भले ही हमको स्टेशन पे काहे ना सोना पड़े। नीति की सास को लगता है कि बेटा बिना बात का इमोशनल हो रहा है। वो नहीं समझ पाती है कि कैसे वो घर को दोबारा से बसाए। बहुत सोच विचार के बाद उसके मन में एक आइडिया आ ही जाता है। नीति बिटिया, एक बात कहनी थी, बुरा नहीं मानोगी ना? देखिए सासू माँ, माथा तो वैसे गर्म है, लेकिन काम पते की होगी और कायदे की तो विचार कर लेंगे। देख बिटिया, अब तो जो है तू ही है हम लोगन खातिर। क्यों, बहू बनाकर लाए थे, मानते हैं, लेकिन बिटिया अब तो इस शहर में तू ही सहारा है। हम ना जाएंगे अंश के साथ कहीं भी। नीति का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्सा हो जाती है। बस बस यही सुनना रह गया था, शादी की हमसे, और बस इसलिए उन नालायक पति हमको छोड़कर जा रहा है क्योंकि हमको कपड़ा पहनने का सहूर नहीं है ना। अब देखो देखो घर में ही कैसे फैशन चैनल ना शुरू कर दिए। तो पापा हमारे विधायक हैं, मकान दिला सकते हैं तो टेलर भी बिठा सकते हैं। अंश के सर पर तो हाई फाई सी किसी मॉडल का भूत सवार था। वो गांव की प्यारी सी नीति को छोड़कर चला जाता है, लेकिन साथ में उसके माता पिता नहीं जाते। नीति हमेशा की तरह माता पिता की सेवा करती है, उनको खिलाती पिलाती और अपना बहू होने का धर्म निभाती।
लेकिन एक दिन नीति के पास उसकी गांव की सहेली आती है। अरे कुलिया, तू तो बिल्कुल ही बदल गई रे। ये जीन्स टाइट टॉप, काजी हीरोइन बन गई हो क्या? पति के लिए खुद को बदल देगी क्या? तो बुराई क्या है? पति के लिए फैशन नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसी के लिए करूंगी? नीति को समझ आ जाता है कि उसकी सहेली ने उसे जाने अनजाने में ये बता दिया कि थोड़ा सा खुद को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीति तुरंत सहेली से फैशन के 2-3 टिप्स लेती है और लग जाती है खुद को फिट करने में। अगले दिन नीति योगा मैट लेकर, माँ जी मैं जिम करने जा रही हूँ। जिम करने? वाह नीति, इससे तो तू फिट हो जाएगी बिल्कुल कटरीना कैफ की तरह। अब नीति खुद पर खूब ध्यान देती, डांस करती, जिम जाती और दिन भर फैशन की किताबें देखती। नीति बिटिया, भूख लगी है, कुछ खाना बनाया है? अरे खाना वाना नहीं बनेगा हमसे, कल ही सर्जरी कराए हैं मोटी नाक को पतला करने की। अगले महीने होठ को मोटा करेंगे और फिर बाल का एक्सटेंशन। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फिर तो तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अरे तो ना पहचाने, कौन सा पहचान कर ऑटोग्राफ के लिए भागते हैं। हाँ, बहू अपना हुलिया सर्जरी और पार्लर से बदल देती है। महंगी मैगजीन से बड़े बड़े डिजाइनर के कपड़े पहनकर एक रोज वो कहीं जा रही होती है कि सामने से उसे अंश आता दिखाई देता है। अरे ये तो अंश है, अब इसे अपने जाल में फंसाती हूँ। अंश भी नीति को देखकर पहचान नहीं पाता है। हाय रे, क्या बला की खूबसूरत है ये। और एक वो गंवार थी, मेरी बीवी। नीति और अंश आमने सामने आते हैं, जहाँ नीति अंश को देखकर हंसती है। हाय रे, तुम तो बिल्कुल ऐसे हंसती हो, ऐसे हंसती हो, ऐसे हंसती हो जैसे कि तुम्हारी बीवी। क्यों? अंश नीति को ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ जी हाँ, सही बोल रही हो हुस्न परी, लेकिन कभी मैंने इतने ध्यान से उस गंवार का चेहरा देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम मेरा चेहरा देख लो, मैं पसंद हूँ तुमको। पसंद? अरे इतनी पसंद हो कि मैं अभी शादी कर सकता हूँ तुमसे। अच्छा, लेकिन तुम तो शादीशुदा लगते हो। अरे हाँ, लेकिन कहाँ वो गंवार और कहाँ तुम शहर की मॉडर्न हीरोइन। लेकिन अगर फिर कल को कोई मुझसे भी अच्छी मिल गई तो? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा। नीति अंश को फिर सारी बात बताती है और कहती है, मैं भले ही दिखने में गंवार थी, लेकिन पति होने के नाते आपका फर्ज था कि आप मुझे संवरने में मदद करते। अब मन तो नहीं है कि मैं खुद को बदलकर आपको एक्सेप्ट करूं, लेकिन मुझे माफ कर दो नीति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।